हेलो एवरीवन। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से यूरोप कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करेंगे, यानी यूरोप महाद्वीप के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप की स्थिति, विस्तार और उसकी जो संरचना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि यूरोप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये जो हम मैप में देख सकते हैं, ग्लोब में जो स्थिति है ये यूरोप की है। तो यूरोप का जो, अगर हेमिस्फेयर वाइज हम लोकेशन देखें तो नर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। अब हम जानते हैं इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। देखिए, इस महाद्वीप का सबसे उत्तरी छोर केप माइज फेलिजेली है, जो 81 डिग्री 51 मिनट्स उत्तरी अक्षांश पर है, और दक्षिणी छोर जो है वो पुंटा डी टेरिफ है। ये पुंटा डी टेरिफ जो है वो स्पेन में है और ये 35 डिग्री 59 मिनट्स उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहीं यदि हम इसके पश्चिमी छोर की बात करें, वेस्टर्न साइड पॉइंट की बात करें यूरोप के, तो इसका पश्चिमी छोर जो है वो 9 डिग्री 29 मिनट्स पश्चिमी देशांतर है और यहाँ पर पुर्तगाल का कोबो डे टोका जगह जो है वो इस पश्चिमी छोर पे स्थित है। वहीं अगर उत्तरी पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, पूर्वी पॉइंट की हम बात करें तो वो 67 डिग्री 20 मिनट्स है और ये यूराल पर्वत का पोलार्नी वाला जो भाग है। तो इसका जो एक्सटेंशन हुआ यूरोप का नॉर्थ से साउथ, तो नदर्न एक्सटेंशन की हम बात करें तो केप माइजन फेलिजेली हो गया। वहीं सदर्न पॉइंट की बात करें तो पुंटा डी टेरिफ स्पेन में हो गया, और इसके जो वेस्टर्न पॉइंट की हम बात करें तो वो कोबो डोटोका है, वो जो पोर्चुगाल का पॉइंट है, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो यूराल पर्वत का पोलार्नी वाला भाग है। अब देखिए, यूरोप और एशिया के मध्य महाद्वीपीय सीमा की यदि हम बात करें तो महाद्वीपीय सीमा 3500 किलोमीटर लंबी है। इसका समुद्र तट की अगर लंबाई देखें, यूरोप के जो कोस्टल एरिया की लंबाई देखें तो वो 37,900 किलोमीटर लंबा है। इसके अंतर्गत हमने बड़े और जो छोटे द्वीप समूह हैं उनको छोड़ दिया। जो यूरोपियन मेनलैंड वाला जो पार्ट है, मुख्य भूमि वाला जो पार्ट है, वो हमने इसको इंक्लूड किया, वो 37,900 के आसपास लंबा है। और यदि हम द्वीप समूहों को भी सम्मिलित करते हैं यूरोपियन कोस्टल पार्ट्स में, तटीय प्रदेशों में, तो इसके कोस्टल एरियाज की जो इंक्लूडिंग आइलैंड्स की जो लंबाई है वो 80,500 किलोमीटर तक हो जाती है। तो मेनलैंड की अगर कोस्टल एरियाज की लंबाई हमसे पूछी जाए तो 37,900 किलोमीटर लंबी हुई, और यूरोप की मुख्य भूमि के साथ साथ जो छोटे बड़े द्वीपों को भी यदि हम सम्मिलित करें और फिर उसकी तटीय रेखा की लंबाई पूछी जाए तो 80,500 किलोमीटर तक है। देखिए, इस महाद्वीप का कोई भी स्थल भाग समुद्र तट से 800 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। इसकी एक विशेषता है यूरोपियन महाद्वीप की कि ऐसा कोई भी पार्ट जो है इस महाद्वीप का वो समुद्र तट से 800 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए इस महाद्वीप पर अन्य महाद्वीपों की तुलना में जो सामुद्रिक प्रभाव है वो अधिक रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। जो अगर सेंट्रल पार्ट भी हम यूरोप का देखें तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो क्लाइमेट है वहाँ का वो इन कोस्टल इफेक्ट या जो समुद्र, ओशंस जो हैं, सीज जो हैं, उनसे प्रभावित रहता है। महाद्वीप का विस्तार की यदि हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण में 3,886 किलोमीटर लंबा है, यानी जो उत्तरी पॉइंट से हम दक्षिणी पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसकी टोटल लंबाई जो है वो है 3,886 किलोमीटर। वहीं अगर हम वेस्ट से ईस्ट की और यूरोपियन कॉन्टिनेंट की लंबाई को देखें तो वो 5,300 किलोमीटर है। और इसका जो आकार है, हम रफली देखें तो यूरोपियन महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। यूरोप महाद्वीप एक वृहद प्रायद्वीप ही है अगर हम देखें इसे, और इसमें कुछ बड़े प्रायद्वीप भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्कैंडिनेविया, ये भी एक पेनिनसुलर पार्ट है। और स्कैंडिनेविया जो कंट्री है उसका जो टोटल एरिया है वो 7,62,500 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा जो पेनिनसुला है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वो है इबेरियन पेनिनसुला। ये जो इबेरियन पेनिनसुला है, इबेरियन प्रायद्वीप है, ये 5,81,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी 5,81,000
स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद जो यूरोप में और दूसरा प्रायद्वीपीय भाग है वो है बाल्कन। बाल्कन जो देश हैं तो उसका जो बाल्कन प्रायद्वीप है वो फेमस है। और ये जो बाल्कन प्रायद्वीप है इसकी अगर टोटल हम लेंथ की बात करें तो वो 4,96,700 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं स्पेनाइल एक और प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, जिसका जो एरिया है वो 2,51,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब और दूसरी विशेषता अगर यूरोप की हम बात करें तो देखिए इस महाद्वीप में अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं, बहुत आइलैंड्स हैं, कंबाइंडली हम आइलैंड्स में इसको देखेंगे। इस महाद्वीप के जब हम आइलैंड्स बड़े द्वीपों की बात करें तो देखिए इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो बिगेस्ट आइलैंड्स हैं, बड़े द्वीप हैं, वो ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड है। यानी ये 3 जो हैं वो बहुत बड़े द्वीप हैं। जबकि छोटे द्वीपों की अगर हम बात करें तो ओर्कनीज, शेटलैंड आइलैंड, फेरोज, सिसिली, सर्डिनिया, क्रोसिका, क्रेट और चैनल आइलैंड्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसके बड़े आइलैंड्स कौन कौन से हैं तो आप 3 बताएंगे, ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि जो छोटे आइलैंड्स और इम्पॉर्टेंट मुख्य जो हैं वो कौन से हैं, उन छोटे आइलैंड्स में मुख्य आइलैंड्स हैं ऑर्कनीज, शेटलैंड, फेरोज, सिसिली, सार्डिनिया, क्रोसिका, क्रेट, चैनल आइलैंड्स एक्सेट्रा। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। ओके, इसके दक्षिण पूर्व में टर्की है, वो एशिया माइनर का पार्ट है, और यूरोप के मध्य में मार्मोरा सागर है। डार्डनलीज और बास्फोरस के जलडमरू मध्य इस महाद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो डार्डनलीज और बॉस्फोरस स्ट्रेट्स जो हैं, जलडमरू मध्य जो हैं, वो यूरोप कॉन्टिनेंट को एशिया से अलग करते हैं। वहीं काला सागर और कैस्पियन सागर भी एशिया से यूरोप को अलग करते हैं, लेकिन दोनों सागरों के बीच एक स्थल भाग दोनों महाद्वीपों को जोड़ता भी है। ओके, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में पड़ते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, लेकिन एक ऐसा लैंड पार्ट है जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को इन सीज के बीच में से जोड़ता भी है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। दक्षिण पश्चिमी कोने पर जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य इस महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करता है। तो अफ्रीका से अलग यूरोप को कौन सा जलडमरू मध्य करता है? जिब्राल्टर जो है वो अलग करता है। यही जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता भी है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो इनको ध्यान देना है कि डार्डनलीज और बोस्फोरस के जलडमरू मध्य यूरोप को एशिया की मुख्य भूमि से अलग करते हैं। वहीं काला सागर और कैस्पियन सागर भी एशिया से यूरोप को अलग करते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक स्थल भाग है जो दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। दक्षिण पश्चिमी कोने पर जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, और यही जलडमरू मध्य जो है, यानी कौन सा? जिब्राल्टर वाला जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता भी है। अब ये जो स्थिति और यहाँ की जलवायु जो हमने सिचुएशन, जो लोकेशन है यूरोप की जो डिस्कस की है, ये जो स्थिति है ये यूरोप की जलवायु को बहुत प्रभावित करती है। अधिकांश यूरोप शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है जो उत्साहवर्धक और मानव क्रियाशीलता में सहायक होती है, क्योंकि बहुत एडिक्वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यूरोप में। सी फैक्टर, ओशनिक जो फैक्टर है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। उत्तरी यूरोप में शीत जलवायु है जो उत्पादकता एवं अन्य गतिविधियों हेतु प्रतिकूल है। जो नदन वाला पार्ट है वो काफ़ी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वाला जो पार्ट है वहाँ थोड़ी आपको सीवियर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी, तो वो दशाएं ज़रूर प्रतिकूल हैं यहाँ की। सामुद्रिक प्रभाव के कारण संपूर्ण यूरोप पर तटीय क्षेत्र समजलवायु वाला, यानी अत्यधिक शीत एवं गर्मी से मुक्त है, और समजलवायु जो होती है वो बहुत एडुकेट है हर प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। महासागरीय स्थिति ने यूरोप को सामुद्रिक खोज का मार्ग प्रशस्त किया है और सामुद्रिक व्यापार में अपनी प्रभुता स्थापित करने का अवसर इसको दिया है। जो ओशनिक लोकेशन है यूरोप की, उसने काफ़ी, जो उसका ट्रेड वाला जो पार्ट है सामुद्रिक मार्ग, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के संदर्भ में यूरोप की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ये जो सभी देश हैं, इनके अतिरिक्त रशिया का जो पश्चिमी भाग है, ये जो यूराल से पश्चिम वाला, वो भी यूरोप का हिस्सा माना जाता है, जहां राजधानी मॉस्को और अनेक बड़े और जो व्यापारिक केंद्र जो हैं स्थित हैं। रशिया के यूरोल के यानी जो यूराल माउंटेन रेंज है, वो एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। रशिया का जो कुछ हिस्सा इस यूरोप के यूराल माउंटेन्स के पश्चिम में आता है और इसीलिए इसको यूरोप का पार्ट मानते हैं। जो कैपिटल है मॉस्को, वो भी इसी भाग में स्थित है। रूसी राष्ट्रकुल के अंतर्गत ही यूक्रेन, मोल्डावा गणराज्य, अर्मीनिया, अजरबैजान और बेलारूस भी हैं, जबकि लुथियानिया, लातविया, इस्तोनिया और जॉर्जिया जो हैं पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए देश हैं, जो कि इस पार्ट में आते हैं। तो लोकेशन की जो स्थिति है वो आपको क्लियर हो गई होगी। यूरोपियन जो इसमें जो मेन हमें लोकेशन का जो एक्सटेंशन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो ये है, कौन से जलडमरू मध्य किसको अलग करते हैं और कौन से सीज जो हैं यूरोप के और एशिया के मध्य में पड़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एशिया की संरचना की, यूरोप की संरचना की। देखिए, यूरोप की संरचना की अगर हम बात करें वो तो बहुत जटिल है। जो यहाँ के भू आकारिक स्वरूप, खनिज संसाधन, अपवाह तंत्र को प्रत्यक्ष व अन्य प्राकृतिक तत्वों तथा मानवीय स्वरूप को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। संरचना का संबंध यहाँ की भूगर्भिक उत्पत्ति, शैल की बनावट से है, यानी जो चट्टानें हैं उस क्षेत्र की उनसे है। विभिन्न भूगर्भिक युगों में हुए परिवर्तनों के कारण यूरोप का वर्तमान संरचनात्मक स्वरूप अस्तित्व में आया है। कुछ विद्वानों का मत है कि अरबों वर्ष पूर्व उत्तरी अटलांटिक महासागर और पश्चिमी यूरोप की जगह एक विशाल स्थलखंड था। इस स्थलखंड के दक्षिणी किनारे पर कैलिडोनियन नामक पर्वत श्रेणी थी, जिसके कुछ अंश अभी भी स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया में मिलते हैं हमें। विभिन्न अपरदन क्रियाओं, भूक्षरण और नदियों के तलछट महासागर में बिछाने की प्रक्रिया से यहाँ का सागर तल दलदली भूमि में बदल गया और ये सागर वहाँ स्थित था जहाँ वर्तमान में यूरोप है। यानी टाइम के साथ साथ काफ़ी चेंजेस यूरोप की टोपोग्राफी के अंतर्गत, संरचना के अंतर्गत आए हैं। विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से यहाँ विशाल वलनों का निर्माण हुआ, जो हर्सिनियन पर्वत श्रेणियों के निर्माण का कारण रहे, जो आज हमें मध्य यूरोप की पर्वत श्रेणियों में देखने को मिलते हैं। कैलिडोनियन और हर्सिनियन भूभाग से तलछट लाकर समुद्र तल में जमा होने की प्रक्रिया करोड़ वर्ष तक चलने के बाद टर्शरी युग में आल्प्स तथा यूरोप के अन्य नवीन पर्वतों का निर्माण का कारण बनी। एक काल ऐसा भी आया जब यूरोप महाद्वीप हिममंडित हो गया था, यानी काफ़ी पूरा फ्रोजन हो गया था। ये हिमयुग का टाइम था और आइस एज वाला टाइम था। हिमयुग की समाप्ति के बाद वर्तमान यूरोप का धरातलीय स्वरूप जो है वो उभर के आया और संपूर्ण रूप से यूरोप महाद्वीप में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में हमें देखने को मिले और होते रहे वो कंटिन्यूसली। अब संरचना के आधार पर यूरोप को हम अगर विभक्त करना चाहें अलग अलग क्षेत्रों में, तो हम मुख्य रूप से 5 प्रदेशों में उनको विभक्त करते हैं। पहला है उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वत, ओके, उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वत। दूसरा है रूसी प्लेटफॉर्म। तीसरा है मध्य की निम्न भूमि। चौथा है मध्य का प्राचीन पठार और 5वां है नवीन अल्पाइन श्रेणी। ये 5 संरचनात्मक भाग हैं यूरोप के, जो कि काफ़ी लंबी भूगर्भिक हलचलों प्रक्रिया के कारण अस्तित्व में आए। अब ये जो लैंड मैप है, हम इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, अगर रूसी प्लेटफॉर्म की हम बात करें, जो रूसी प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये रशियन प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। वहीं प्राचीन पर्वतों की हम बात करें तो प्राचीन पर्वत जो हैं वो ये वाला यूरोप में जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है ये प्राचीन पर्वतों वाला हिस्सा है। वहीं नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणी ये जो सदर्न यूरोप वाला हिस्सा है, ये न्यू अल्पाइन माउंटेन रेंज वाला हिस्सा है, ये पूरा पार्ट इसके अंतर्गत आता है। हर्सिनियन पर्वत श्रेणियों की यदि हम बात करें तो हर्सिनियन पर्वत श्रेणियाँ ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हम यूरोप के संरचनात्मक दृश्य को मानचित्र में दर्शा सकते हैं।
अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वत। देखिए, इसका विस्तार अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्व में है। फ्रांस के पश्चिम में स्थित ब्रिटेन से लेकर कार्नवल, वेल्स, कम्बरलैंड व आयरलैंड जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। स्कैंडिनेविया, फिनलैंड तथा आइसलैंड भी इसी में सम्मिलित माने जाते हैं। यहाँ प्रमुखतः आग्नेय और कायांतर चट्टानें मिलती हैं, यानी जो भूगर्भ एक संरचना है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की, वो आग्नेय व कायांतर चट्टानों से, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी और काफी कठोर है। इन पर्वतों का निर्माण सिल्यूरियन युग में कैलिडोनियन हलचलों के परिणाम स्वरूप हुआ। यहाँ का धरातल हिमानियों के प्रभाव से अपरदित हो गया है प्रेजेंट टाइम में। दूसरा हम बात करते हैं रूसी प्लेटफॉर्म की। देखिए, पैलियोजोइक से टर्शियरी युग तक के पदार्थों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ, जो सामान्यतया भूगर्भिक हलचलों से अप्रभावित रहा है। चतुर्थ हिमयुग में इस प्लेटफॉर्म पर हिमाच्छादन रहा, जिसके प्रमाण यहाँ स्थित मोरेन पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं, जो हिमानियों का प्रतिफल हैं। इस प्लेटफॉर्म के पश्चिम में वलित यूराल पर्वत है, जिसका निर्माण पैलियोजोइक युग में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, यूराल माउंटेन का जो फॉर्मेशन था, निर्माण था, वो किस एज में हुआ था? पैलियोजोइक युग में हुआ था। अब हम चलते हैं तीसरी संरचना की ओर, वो है मध्य निम्न भूमि। ये समतल मैदानी भाग है जो पिरेनीज के उत्तर में तथा फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड से होता हुआ रूसी प्लेटफॉर्म तक विस्तृत है। क्वार्टरनरी युगीन हिमनद ने यहाँ पर आइस का विस्तार किया, यानी बर्फ हिमों का विस्तार किया, जो बाद में विस्तृत और अधिक विस्तृत हो गए। जमाव के आधार पर इस मैदान को हम 5 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है गैरोन बेसिन, जो पिरेनी के निकट है। इसके मध्य सिबेनीज की पहाड़ियाँ स्थित हैं। गैरोन बेसिन पिरेनीज जो पर्वत श्रेणी है उसके पास है, और यहीं इस बेसिन के मध्य में सिबेनीज की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दूसरा है लोएस क्षेत्र, जो यूरोप के दक्षिण पूर्व में विस्तृत गहरे कत्थई रंग की मृदा से बना हुआ भाग है। तीसरा है मोरेन भूमि, जो बाल्टिक तट और डेविस द्वीप पर स्थित है। और चौथा है अंतिम मोरेन भूमि, जो जटलैंड प्रायद्वीप के पूर्वी तट से प्रारंभ होकर पूर्व में जर्मनी और बाल्टिक राज्यों को पार कर रूस तक विस्तृत है। 5वां भाग है सैक्सनी और साइलेशिया के क्षेत्र, जहां हिमनदों से निकले जल से एकत्रित मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। क्लियर? अब चौथा जो संरचनात्मक वर्गीकरण है यूरोप का, वो है मध्य के प्राचीन पठार। देखिए, इसके अंतर्गत स्पेन प्रायद्वीप, फ्रांस की उच्च भूमि, जर्मनी का पठार तथा बोहेमिया का पठार सम्मिलित है। इसकी शैल प्राचीन है और अनाच्छादन क्रिया से प्रभावित है। काला सागर जो है, ब्लैक सी के पश्चिम में रोमानिया का निचला पथरीला क्षेत्र भी इसमें है, जिसे डोब्रूजा का पठार कहते हैं। तो डोब्रूजा का पठार जो है रोमानिया वाले भाग के अंतर्गत स्थित है, और काला सागर के वेस्टर्न में है डोब्रूजा का पठार। 5वां जो भाग है वो है नवीन अल्पाइन श्रेणियां। देखिए, इन पर्वत श्रेणियों में पिरेनीज, आल्प्स, कार्पिथियन, काकेशियन आदि पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। ये वलित पर्वत श्रेणियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों का मत है कि मेसोजोइक युग में एक बड़ा सागर जिब्राल्टर से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया तक विस्तृत था, जिसे हम जानते हैं टेथिस सागर कहते हैं। और इस क्षेत्र की भूद्रोणी पर दबाव पड़ने से विस्तृत पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। जब अर्थ के मूवमेंट्स हुए, टेथिस सागर आगे बढ़ने लगा, तो इनमें फोल्डिंग की जो एक्टिविटी थी वो हुई, जिससे और इस फोल्डन की वलन की जो क्रियाएं हैं उनसे पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। यूरोप की अल्पाइन श्रेणियों भी इसी का परिणाम है। इनमें आल्प्स पर्वत श्रेणी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत है। कैलकेरियस आल्प्स, पिनाइंस आल्प्स और पूर्वी आल्प्स जो हैं वो इसी पर्वत श्रेणियों में स्थित हैं। तो ये था पूरा यूरोप का संरचनात्मक भाग, और अगले वीडियो में हम जो यूरोप का उच्चावच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।